गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों का मैं स्वागत करता हूँ आज के इस पाठशाला में, जहाँ पे आज हम जानेंगे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। थोड़ा इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन आज हम लेंगे। करंटली डायरेक्ट सेलिंग में क्या चल रहा है, ग्लोबल स्केल पे क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, और हमें इस बिजनेस में क्यों करना है या हमें इस बिजनेस में क्यों रहना है। जैसे कि हम जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग एक सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, और कोई भी वर्ल्ड में कहीं पे भी हो वो इस बिजनेस को कर सकता है, किसी ना किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ अपनी करियर की शुरुआत कर सकता है। अब डायरेक्ट सेलिंग में होता क्या है बेसिकली कि वेयर द कस्टमर बायज डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, ये होता है डायरेक्ट सेलिंग। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और तरीके से समझेंगे। यूजुअली मार्केट में किस तरीके से प्रोडक्ट बिकता है, यानी डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से होता है, ये कुछ तरीके हैं जिस तरीके से एक मैन्युफैक्चरर जब प्रोडक्ट को बनाता है वो कस्टमर के पास पहुंचाने के तरीके हैं। जैसे ट्रेडिशनल वे हम सभी जानते हैं कि एक मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट को बनाया, उसे एंड कस्टमर के पास पहुंचाने के लिए पहले तो उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, उसकी पैकेजिंग करनी पड़ेगी, और एक उसे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क या फिर एक चैनल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू कस्टमर के पास पहुंचाना पड़ेगा, जहां पे होलसेलर भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी होता है, रिटेलर होता है, फिर जाके कंज्यूमर उस रिटेलर से खरीदता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि एक प्रोडक्ट का कॉस्ट यहाँ पे 10 या 20 रुपीज का हो, और वो एंड यूजर के पास पहुंचते पहुंचते 100 रुपीज का हो जाता है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, जो मार्केटिंग कॉस्ट है या ब्रांड एम्बेसडर का कॉस्ट है, ये सारे का सारा कॉस्ट उसके ऊपर ऐड होता है, जो कि 80 से 90% होता है। उसके बाद आया फिर ऑनलाइन। अब ऑनलाइन में होता क्या है कि सारे के सारे लोग एक पर्टिकुलर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अपने प्रोडक्ट को वहां पे सेल करते हैं। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल अगर लूं, मैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट हो गया या अमेजोन हो गया, राइट। तो वहां पे लोग अपने प्रोडक्ट को रखते हैं, यानी कोई भी मैन्युफैक्चरर वो भी कर सकता है, या कोई मतलब छोटा व्यापारी हो वो भी अपना प्रोडक्ट को वहां पे शोकेस कर सकता है और सेल कर सकता है। एनी वन कैन डू दिस बिजनेस। और यहाँ पे कुछ ऑथेंटिकेशन का पता नहीं लगता कि कौन बेच रहा है, सही सामान बेच रहा है या नहीं बेच रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम एक फोटो को देख के प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं। और यहाँ पे भी बहुत सारे जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है या जो एग्रीगेटर्स हैं बेसिकली, वो इसमें से बहुत सारा मार्जिन कमाते हैं। सो एंड यूजर के लिए कुछ इसमें ज्यादा फायदा है नहीं। ये बीच में जो लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है, इनका ज्यादा ज्यादा से ज्यादा इनकम रहता है। अब उसके बाद और एक है सोशल मीडिया, जैसे फेसबुक हो गया या इंस्टाग्राम पे हो गया। आज आप देखा होगा कि वहां पे बहुत सारे प्रोडक्ट के अभी ऐड आने शुरू हो गए हैं। मतलब वहां पे आप जाओ तो आप अपने, जैसे आपकी चॉइस होगी, जिस तरीके से आपकी प्रेफरेंस होगी या जिस तरीके के आप सर्चेस करते हो, उस हिसाब से वो आपको ऐड देना वहां पे शुरू करते हैं। तो वहां पे भी कुछ हमें पता नहीं लगता कि आपने एक सही ब्रांड का सही चीज खरीदा है, या आपके घर के गली के पीछे कोई रिसेलर बैठा है जो इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने सामान को बेच रहा है। हो सकता है उसका वो फेक प्रोडक्ट हो। यहाँ पे पता नहीं लगता, ऑथेंटिकेट पता नहीं लगता, और यहाँ पे भी ढेर सारा मार्जिन इन्हीं लोगों को जाता है, उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जाता है, या फिर ये बीच में जो भी एग्रीगेटर्स होते हैं इनको जाता है इसका पैसा। अब एक नया तरीका है आज के टाइम पे प्रोडक्ट को सेल करने का, किसी भी प्रोडक्ट का। अगर आपका कोई फिजिकल ऑफिस भी नहीं है, कोई शोरूम भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को किसी इन्फ्लुएंसर को दे दीजिए। जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आज के डेट पे बड़े पॉपुलर हैं। यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हो गए, इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर हो गए। तो उनको आपने पैसे दिया, अपना प्रोडक्ट दिया, वो उसके ऊपर रील बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे, है ना, स्टेटस में डालेंगे, स्टोरी में डालेंगे, और वो उसको स्टार्ट करेंगे प्रमोट करना। और उससे होता क्या है, उस इन्फ्लुएंसर को सिर्फ चाहिए होता है पैसा। उसे कोई भी प्रोडक्ट दे दो, वो वहां पे जाके उसकी प्रमोशन कर देगा। और उसके क्योंकि अच्छे खासे फॉलोअर्स होते हैं, हजारों लाखों में उसके फॉलोअर्स होते हैं, तो वो फॉलोअर्स उसके वजह से, उस फॉलोअर है इसी वजह से वो ब्रांड से वो पैसा लेता है, या फिर उस सेलर से वो पैसा लेता है। और कस्टमर इसमें ट्रैप में फंस जाते हैं, वो पता नहीं होता, उन्होंने कभी फिजिकली उस प्रोडक्ट को देखा नहीं, कभी मार्केट में सुना नहीं है, ऐसे ऐसी चीजें मार्केट में बिक रही है। तो यहाँ पे भी सेम चीज है, यहाँ पे फेक चीजें भी कस्टमर के हाथ लगती है। कभी कभार आपने ऑर्डर किया हुआ कुछ सामान और अंदर कुछ और सामान निकलता है। ये भी तरीका है, आज के डेट पे लोग इसे कर रहे हैं, और कस्टमर इससे, और इससे वो इन्फ्लुएंसर कमा रहा है, या फिर जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू उसे सेल किया जा रहा है वो प्लेटफॉर्म इसमें कमाता है, और एंड कंज्यूमर को कुछ ज्यादा इसमें फायदा नहीं होता। और एक तरीका है डायरेक्ट सेलिंग का। ये कोई नया तरीका नहीं है, ये पुराना है। ये है वर्ड ऑफ माउथ, है ना, ये ट्रस्ट का बिजनेस है। यहाँ पे क्या होता है कि एक मैन्युफैक्चरर ने एक प्रोडक्ट को बनाया, कस्टमर ने डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर को पैसे दिया, उस प्रोडक्ट को लिया। यहाँ पे उसने डायरेक्टली परचेज किया, और रिलेशनशिप किसके बीच में है, एक डायरेक्ट सेलर है
एक मैन्युफैक्चरर है और उसका बायर है जो कंज्यूमर भी है, राइट? उससे उसने प्रोडक्ट को खरीदा। अब ये कस्टमर जब उसको प्रोडक्ट को खरीदता है, उसे सही रेट पे प्रोडक्ट को मिलता है, क्योंकि उसमें बीच में जो इन्वॉल्व होती हैं सारी चीजें, चाहे वो मार्केटिंग के कॉस्ट हो, चाहे ब्रांड एम्बेसडर का कॉस्ट हो, चाहे जो रिटेल चेन में जो उसका सप्लाई चेन का जो उनको पैसे जाते थे, वो सब नहीं जा रहा है। सो कस्टमर को सही रेट पे प्रोडक्ट मिल रहा है और बेहतरीन प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पे। अब उसमें कस्टमर प्रोडक्ट लेने के बाद जब कोई चीज वो यूज करते हैं, हम यूज करते हैं, तो जब अगर हमें उससे कुछ बेनिफिट मिला, अगर वो प्रोडक्ट हमें अच्छा लगा, तो हम क्या करते हैं, आगे किसी ना किसी को इसके बारे में बताते हैं। हमारे जो क्लोज सर्कल में या फैमिली में जो है उनको हम बताते हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आपको ये अपॉर्चुनिटी देती है कि आपने जो प्रोडक्ट को यूज किया, उससे अगर आपको बेनिफिट है, आप आगे अपने क्लोज लोगों को बता सकते हैं। इसके वजह से आप चाहें तो उस प्रोडक्ट के सेल के ऊपर आप कुछ इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, जो यहाँ पे कंज्यूमर है वो आगे सेलर भी बन सकता है, आपके डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकता है। ये एक विन विन सिचुएशन है उस कस्टमर के लिए। मतलब वो चाहे तो कस्टमर जिंदगी भर रह सकता है, या चाहे तो वो एक डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकता है, क्योंकि जिसको वो प्रोडक्ट दे रहा है वो प्रोडक्ट ही अच्छा है, इसीलिए तो उसने उसको रेफर किया है। सो यहाँ पे आपके वो सारा का सारा कॉस्ट बच जाता है, जो मार्केटिंग में, जो ब्रांडिंग में लगनी थी, या किसी ब्रांड एम्बेसडर को जाना था, या फिर किसी सप्लाई चेन में जिनको जाता था, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर को, वो बच जाता है। तो यहाँ पे वो कंपनी क्या करती है, क्योंकि वो कंज्यूमर था पहले, अब वो डिस्ट्रीब्यूटर बना है, तो उसके सेल के ऊपर, उसकी मेहनत के ऊपर उसे एक अमाउंट फिक्स करता है, कंपनी देती है उसे। आप उसमें से मुझे बताएं, अभी इन जितने भी तरीके हमने यहाँ पे मैंने बताया, इसमें से क्या आपको लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग इज द बेस्ट ऑप्शन? आप थम्स अप कर सकते हैं, आप अपना रिएक्शन दे सकते हैं। ग्रेट, है ना? सो दिस इज अ बेस्ट ऑप्शन। नाउ, इस डायरेक्ट सेलिंग को इंडिया में कौन कौन सपोर्ट कर रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इसको सपोर्ट कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट? फिकी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स इंडस्ट्री, ये भी इसको सपोर्ट करता है। केपीएमजी, क्योंकि केपीएमजी और फिकी ने मिलकर एक रिपोर्ट निकाला था 2015 में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, और 2025 में इन्होंने प्रोजेक्शन भी दिया था, जो मैं आगे भी डिस्कस करूंगा इसके बारे में। स्किल इंडिया भी इसको सपोर्ट करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब मोदी जी ने इनिशिएटिव लिया था इसका। स्किल इंडिया भी डायरेक्ट सेलिंग को सपोर्ट करता है, क्योंकि कुछ कोर्सेस ऐसे हैं स्किल इंडिया में जो डायरेक्ट सेलर्स के लिए ही डिजाइन किया गया है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ये एक ऐसी एसोसिएशन है जहां पे डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, और ये एसोसिएशन बनाया गया इसीलिए है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को सपोर्ट करे, या उनको बिजनेस करने के लिए सपोर्ट करे इंडिया में। और उसके बाद आता है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ये वर्ल्ड लेवल पे है, और आईडीएसए उसका ही पार्ट है, जो इंडियन काउंटर पार्ट है, जो इंडिया में है। तो अब एफडीएसए क्या करता है, हर कंट्री में इसके कोलैबोरेशन से, अलग अलग कंट्री में से डायरेक्ट सेलिंग के एसोसिएशन है, तो उसको कोलैबोरेट करके एक वर्ल्ड लेवल पे ही है, और वो भी ग्लोबल स्केल पे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, मतलब डायरेक्ट सेलिंग को ये सपोर्ट करते हैं। अब इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग तो बहुत पहले से, अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना है, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सुना है, तो 1996 के आसपास ये कंपनियां इंडिया में आ चुकी थी, और अपना डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में चल रहा था। अब लेकिन उस टाइम पे पता नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां जो आज के उस टाइम पे फ्लरिश कर रही थी या ग्रो कर रहे थे, उसके जो यूजर बेस बनने थे, ये एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है जो हमारी इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे थे, मतलब अपना शेयर दे रहे थे। अब ये इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रो करेगी आगे, क्या इस इंडस्ट्री का, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने सोचा, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इन्होंने इसका एक व्हाइट पेपर बनाया। व्हाइट पेपर मतलब इसमें डायरेक्शंस लिखे गए कि किस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां काम करें इंडिया में। इसी वजह से फिर 2016 में इसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एक गाइडलाइंस बनाया, डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस। गाइडलाइन मतलब दिशा निर्देश, राइट? मतलब वहां पे ये बताया गया कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो इंडिया में आज के डेट पे ऑपरेट कर रही हैं या फ्यूचर में आने वाली है, उनको किस किस चीजों का फॉलो, किस किन चीजों को फॉलो करना है, और किस तरीके से वो इंडिया में बिजनेस को कर सकते हैं, राइट? जैसे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री जब आया था, उसके बाद फिर ट्राई आया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट? उस तरीके से जब ट्रेडिंग इंडिया में स्टार्ट हुआ, उस टाइम पे वो अनरेगुलेटेड था, तो उसको रेगुलेट करने के लिए सेबी आया। उस तरीके से 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स
इसने डायरेक्ट सेलिंग के गाइडलाइंस निकाले, क्योंकि कोई इंडस्ट्री अगर ग्रो कर रही है, वहां पे बिजनेस है, वहां पे रेवेन्यू है, लोग उसमें रोजगार उनको मिल रहा है, तो उसके डायरेक्शंस होने चाहिए किस तरीके से काम करेगा। उस तरीके से फिर इसको 2016 में लाया गया। फिर अब इंडस्ट्री को पता है कि इंडस्ट्री किस तरीके से इंडिया में रन करेगा, लेकिन एंड यूजर का क्या। तो इसी वजह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इसको नोटिफाइड किया गया इन 2021। इसका मतलब ये है, नाउ द डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इज प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, एंड ऑल्सो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करने वाले जो कंज्यूमर हैं, वो दे आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड। राइट। सो यहाँ पे देखेंगे तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर खास फोकस किया है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक डायरेक्शन मिले, कंज्यूमर को भी डायरेक्शन मिले, वो प्रोटेक्शन उसको मिले, सो दैट वो आगे फ्लरिश करे। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर बहुत सारे यानी आपको आर्टिकल मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे बहुत एमिनेंट पर्सनालिटीज मिल जाएंगे, वो डायरेक्ट सेलिंग को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग इज एट रेस्क्यू ना, अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया का बड़ा सा कंसर्न है, तो डायरेक्ट सेलिंग स्किल इंडिया के थ्रू बड़ा सा सपोर्ट हो सकता है हमारे अनएम्प्लॉयड को हटाने के लिए। अब ये मिस्टर अमिताभ कांत हैं, जो कि सीईओ हैं नीति आयोग के, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब इन्होंने इनकी एक खुद एक वीडियो है, ये वीडियो अभी हमारे टीम में, हमारे ग्रुप में ये सर्कुलेट हो जाएगा। आप उस वीडियो को ध्यान से देखना, उसमें किस तरीके से नीति आयोग के जो सीईओ है मिस्टर अमिताभ कांत, जो कि आईएएस कैडर के हैं, ये खुद उस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि बेहतर है, आगे अनएम्प्लॉयमेंट को यही सपोर्ट करेगा। उस तरीके से फिकी क्या जो डायरेक्ट सेलिंग का टास्क फोर्स है, उसके जो चेयरमैन है मिस्टर रजत बैनर्जी, इनका भी स्टेटमेंट्स है। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एजुकेशन में भी आ चुका है। जैसे कर्नाटका ओपन यूनिवर्सिटी में इसके कोर्सेस है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, सुलिनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में इसमें डायरेक्ट सेलिंग का इनका कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग। और इसी तरीके से अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की हम बात करें, तो बीकॉम के सेमेस्टर्स में डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ाया जाता है कि किस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग फंक्शन कर रहा है। राइट। इसका मतलब क्या है कि कोई इंडस्ट्री अगर ग्रो कर रही है, तो उसमें काम करने के लिए प्रोफेशनल की जरूरत होती थी। सिंपल सी बात है, अगर मैं बताऊं 95 के बाद 2099 के आसपास अगर टाइम देखा जाए, तो उस टाइम पे कंप्यूटर साइंस आया था इंजीनियरिंग में। ऐसा क्यों हुआ उस टाइम पे कंप्यूटर साइंस आया? उससे पहले तो इंजीनियरिंग में आपके इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल, ये सब इंजीनियरिंग थी। कंप्यूटर साइंस क्यों आया? क्योंकि उस टाइम पे कंप्यूटर का बूम होने लगा, इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े कंपनियां कंप्यूटर्स का ज्यादा यूज करने लगी, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ने लगी। तो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में चलाने के लिए कंप्यूटर्स को प्रोफेशनल की जरूरत पड़ी। तो वो प्रोफेशनल कहाँ से आएंगे? वेल ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स हमें कहाँ से आएंगे? तो इसीलिए यूनिवर्सिटीज इसको लॉन्च किया कि इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस का। उसी तरीके से जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में ग्रो कर रहा है और गवर्नमेंट के डायरेक्शंस उसके ऊपर आ चुके हैं, तो उस इंडस्ट्री में काम करने के लिए प्रोफेशनल्स की जरूरत है। इस इंडस्ट्री को समझ के आगे बिजनेस करने के लिए या आगे खुद के रोजगार के लिए काम करने की जरूरत है। तो इसी वजह से फिर डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ने अपने कोर्सेज को लॉन्च किया, सो दैट बच्चे पढ़ें और आगे चल के अपना करियर बनाएं डायरेक्ट सेलिंग में। सो ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जो इंडिया में बाकी इंडस्ट्री जिस तरीके से ग्रो करती हैं, चाहे एफएमसीजी हो, चाहे हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री हो, चाहे बैंकिंग हो, कोई भी इंडस्ट्री जैसे ग्रो करता है, उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी इंडिया में ग्रो कर रहा है। और ये प्रोफेशनल्स इसमें ज्यादा आगे वाले आने वाले टाइम में और ज्यादा आएंगे। तो उसी तरीके से इस ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी उसी तरीके से ग्रो करेगा। अब न्यू एज बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम क्यों इसे कहते हैं, क्यों डायरेक्ट सेलिंग को लोग चूज करते हैं, इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे देखते हैं। इट इज लो लो रिस्क इनकम से हम जनरेट कर सकते हैं, एज ए बिजनेस ओन कर सकते हैं इसको, क्योंकि आपको एक छोटा सा अमाउंट का प्रोडक्ट खरीदना है या कुछ सर्विसेज खरीदना है, देन यू आर पार्ट ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में होता क्या है, आप कुछ प्रोडक्ट और सर्विस लेते ही आपको एज ए डिस्ट्रीब्यूटर का ऑप्शन मिल जाता है। चाहे आप यूजर बन सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर बनने का मतलब ये है कि आप आगे इस बिजनेस को रन कर सकते हैं, आप उस प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। राइट। तो इसका मतलब ये है बहुत कम खर्चे में हम इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इसको हम कंपेयर करें किसी ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ, तो वहां पे एक हैवी अमाउंट लगता है एज ए कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और उसमें ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, मंथली बेसिस पे आपके खर्चे लगते हैं। लेकिन इस बिजनेस में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए।
इट कैन प्रोवाइड एक्स्ट्रा इनकम, राइट? अगर मैं बोलूं कि आप एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से हैं, आप प्रोफेशनल्स हैं, जॉब कर रहे हैं, या फिर आपका खुद का बिजनेस है, लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, अपना टाइम देके यहाँ पे अपना एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। जो भी आपके पास टाइम है, उस टाइम को इसमें इन्वेस्ट करके, चाहे वो वीकेंड्स का हो या फिर जब आपको टाइम मिलता है वीकडेज में भी। डायरेक्ट सेलर कैन चूज व्हेन एंड हाउ मच दे कैन वर्क, वेदर फुल टाइम और पार्ट टाइम, जो मैंने बोला आपको, क्योंकि इस इंडस्ट्री में ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि आप सुबह से लेकर शाम तक काम करना है। अगर आप चाहें तो पार्ट टाइम भी काम कर सकते हैं, दिन में 2 घंटे 4 घंटे भी चाहें तो इन्वॉल्व हो सकते हैं, बिजनेस को टाइम दे सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। इट ऑफर्स अ चांस टू डेवलप न्यू स्किल्स एंड टू बी मेंटर्ड बाय एक्सपीरियंस लीडर्स, राइट? यहाँ पे अपने स्किल्स कैसे डेवलप करें, मतलब आप जब यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्ट को ही सेल करना है। जब आप लोगों से मिलते हैं तो आपको इंटरपर्सनल स्किल्स वैसे ही बढ़ता है, ज्यादा लोगों से मिलते हैं तो ज्यादा अपने प्रोडक्ट और बिजनेस को आप आगे बताते रहते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, कम्युनिकेशन स्किल बेटर हो जाता है, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होती है। और आपकी मेंटरिंग यहाँ पे कौन करेंगे? मेंटरिंग वो लोग करेंगे जो इस बिजनेस में ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं। तो इसका मतलब है आपको एक लीडर मिल जाता है, मेंटोर मिल जाता है जो आपको मेंटरिंग करे। किसी भी इंडस्ट्री में जब आप इनिशियल लेवल पे जाते हैं, आपकी मेंटरिंग की जरूरत है। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि जो आपके लीडर है, जो आपके अपलाइन है, वो आपको सपोर्ट करते हैं टू ग्रो। लेवल ऑफ सक्सेस डिपेंड्स ऑन हाउ हार्ड ए पर्सन कैन वर्क। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जितना चाहो उतना हार्ड वर्क इसमें कर सकते हैं, और उसके वजह से आपकी इनकम भी उस तरीके से बन सकती है, जितने आप पर मंथ इनकम करने का सोचते हैं उतना आप यहाँ से इनकम कर सकते हैं, right? ये इंडस्ट्री आपको वो एम्पल अपॉर्चुनिटी देती है। ऐसा एक अपॉर्चुनिटी ये देता है जहां पे हम लोगों से मिलते हैं, राइट? लोगों से मिलते हैं प्लस हम सोशलाइज ज्यादा होते हैं, right? जितने लोगों से आप मिलेंगे उतना ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी, बहुत सारी चीजें आपकी डेवलप होती है, क्योंकि कुछ कुछ लोगों को ये पसंद होता है लोगों से मिलना, सोशलाइज होना। तो उनके लिए तो ये बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है, वो आगे ग्रो भी करेंगे इससे, क्योंकि जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होगा, जितने लोगों से वो कनेक्ट होगा, उतने ज्यादा उसकी नेटवर्थ बढ़ेगी, क्योंकि इस बिजनेस का मंत्र यही है। फ्रीडम, टाइम फ्रीडम है इसमें, और फाइनेंशियल फ्रीडम। टाइम फ्रीडम का मतलब ये है कि यू आर नॉट बाउंड फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। यहाँ पे आप सुबह काम कर सकते हैं, इवनिंग को अगर टाइम दे सकते हैं तो इवनिंग को टाइम दे सकते हैं, आप वीकेंड्स का टाइम दे सकते हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, अगर इस इंडस्ट्री से आप मान के चले एक पर्टिकुलर अमाउंट आपने सोचा है, इतना करोड़ में इस बिजनेस से कमाऊंगा और इतना फाइनेंशियल फ्रीडम मेरे को लाइफ चाहिए इतने इनकम लेवल पे, तो वो भी आप अचीव कर सकते हैं इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से। वो भी जितना जल्दी, मतलब आप चाहें उतनी जल्दी अचीव कर सकते हैं। तो आप चाहें तो अर्ली एज पे भी आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। जरूरत नहीं है कि 60 साल तक काम करने के बाद ही आप अपने काम से रिटायर हो। इन एजुकेशन, मतलब एजुकेशन में आ गया, सिलेबस में आ गया, तो डेफिनेटली ये आगे चल के ग्रो करेगा। तो इसीलिए भी कुछ कुछ लोग इसे ज्वाइन करते हैं। माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप, माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है कि आप एक ये एक ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप है, मतलब ऐसा एक बिजनेस है जो आपने एक पर्टिकुलर नीश फाइंड फाइंड किया है, एक पर्टिकुलर ग्रुप फाइंड किया है, या कम्युनिटी को फाइंड आउट किया है, और वहीं पे ही आप अपने प्रोडक्ट को या सर्विसेज को वहां पे दे सकते हैं। मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इसे चाहे दुनिया में किसी भी कोने में इस बिजनेस को कर सकते हैं, प्लस आपकी ये चॉइस है कि आप माइक्रो लेवल पे भी इसमें काम कर सकते हैं। सो दैट मीन्स माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप भी आपकी ग्रो करे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको सपोर्ट करती है। स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी, अब कोई इस बिजनेस को एज ए स्टार्टअप भी ले सकता है। मतलब एक तो लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है, जो आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया, उसके ऊपर से बिजनेस रन करने के लिए आप अकेले चाहें तो इस बिजनेस को रन कर सकते हैं, या फिर यू कैन एसोसिएट विथ लाइक माइंडेड पीपल जो आपके साथ, आपके विजन के साथ, विजन को समझते हुए आपका साथ दे रहे हैं इस इंडस्ट्री में आगे ग्रो करने के लिए। सो वो क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कोलीग, एक्स कोलीग हो सकते हैं, आपके क्लोज सर्कल में कोई कजन भी हो सकते हैं, उनके साथ भी आप बिजनेस कर सकते हैं। इस बिजनेस का मैं सबसे बेस्ट तरीका बताऊं क्या है, बस अच्छी चीज मुझे लगती है, आप जिसके साथ चाहते हैं उसके साथ बिजनेस करते हैं। यूजुअली ऐसा होता नहीं है कॉर्पोरेट लाइफ में, अगर मैं बताऊं, होता क्या है कि आपका बॉस आप चूज नहीं करते, और ना ही आपके सबोर्डिनेट आप चूज करते हैं। वो कंपनी डिसाइड करके आपको टीम बना के देती है, यू हैव टू वर्क विद दैट टीम। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है, ये आपके चॉइस के हिसाब से काम हो रहा है। नाउ इस बिजनेस की कुछ रीजंस हैं जो डायरेक्ट सेलिंग क्यों इस टाइम पे करना चाहिए।
2023 में आईडीएस इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का रिपोर्ट आया था 2022 का। वहां पे ये देखा गया था कि पैंडेमिक के बाद इस बिजनेस में ग्रोथ हुई है। इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में लोग ज्यादा इन्वॉल्व हुए हैं। अगर इस स्टैटिस्टिक्स को आप देखें, यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड अपॉर्चुनिटी के लिए लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया है, वो कितना है 51%, जो कि पहले साल उससे उससे प्रीवियस ईयर में वो 37% था। इसका मतलब ये है 2022 में, मतलब 2020 2020 21 में जो पैंडेमिक था उसके दौर के बाद लोगों ने इसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से लिया है। मतलब लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं बिजनेस करने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने, कमाने के लिए। उसके बाद कुछ लोग हैं जो एक्स्ट्रा इनकम के लिए यहाँ पे जो आए थे, वो उधर चले गए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में। क्योंकि नीचे वाले में देखिए एक्स्ट्रा इनकम में, जहां पे 22 में ये 29% है, वेरेज उससे पहले 41 था। मतलब 41 से वो कम हुआ है, वो परसेंटेज कहाँ गई, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आ गई। यानी लोग अब इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें बिजनेस करके ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट, नाउ पीपल टॉकिंग डायरेक्ट सेलिंग एज ए सीरियस बिजनेस। अगर ऐसा नहीं होता तो 2022 तक 84 लाख डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं होते, डायरेक्ट सेलर्स नहीं होते इंडिया में। और ये रेशियो हर साल बढ़ता हुआ जा रहा है। मे बी इन नेक्स्ट दिस ईयर वी विल बी टचिंग मोर देन ए करोड़ डायरेक्ट सेलर्स इन इंडिया। मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ इस टाइम पे। अगर हम इस मेल और फीमेल का इन्वॉल्वमेंट इस बिजनेस में रेशियो को देखें, तो यहाँ पे फीमेल का रेशियो है 44% और मेल का रेशियो है 56%। अब पहले इससे प्रीवियस ईयर्स में अगर आप देखेंगे तो फीमेल का परसेंटेज ज्यादा था 47 और मेल का परसेंट था 53। नेक्स्ट ईयर मतलब 2022 में ये बढ़ के मेल का पार्टिसिपेशन ज्यादा हो गया, फीमेल का कम हुआ। इसका मतलब क्या है, मोर और मोर मेल पर्सन आर इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस, जिसे कहा जाता था कि ये घर में रहने वाली लेडीज का ये बिजनेस है या वुमेन इस बिजनेस को कर सकती हैं अपने टाइम को लेके। ऐसा नहीं है, वो सिनारियो नहीं है अभी। अभी ये सीरियस बिजनेस हो चुका है। मेल पर्सन में उतनी ही इन्वॉल्वमेंट है और 50% से ज्यादा 56% मेल इस बिजनेस में आज की डेट में इन्वॉल्व है और इस बिजनेस को कर रहे हैं सीरियस लेवल पे। अगर हम ग्लोबल रिपोर्ट की बात करें, मैंने कुछ आर्टिकल्स यहाँ पे डाला, आप गूगल भी इसके बारे में कर सकते हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग का इंडस्ट्री जो है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है आने वाले टाइम में, मतलब 2024 में है हम, नेक्स्ट 5-6 ईयर्स में 2030 तक ये इंडस्ट्री बन जाएगी $322 बिलियन की। बहुत मैसिवली ये ग्रो कर रहा है। इट इज CAGR ऑफ 6.1। ये ग्रोथ अच्छी है। इसके बारे में अगर आप चाहें तो और गूगल करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, क्योंकि ये हमें बताता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ये ग्रो कर रहा है, ग्लोबली डायरेक्ट सेलिंग ग्रो कर रहा है। अगर मैं फिकी और KPMG का जो 2015 वाले रिपोर्ट की बात करूं, वहां पे उन्होंने मेंशन किया था कि आगे आने वाले टाइम में 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री कहां तक पहुंचेगी, 64,500 करोड़ की ये मार्केट बनने वाली है। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं। मैसिवली ये ग्रो कर रहा है। KPMG एक ऑडिटिंग फर्म है, वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ऑडिटिंग फर्म। वो फिकी के साथ मिलके इन्होंने ये रिपोर्ट निकाला। ये रिपोर्ट आपको गूगल में भी मिल जाएगा, आप रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। Right? इसका कारण ये भी है कि इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी और यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है। और अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं, डायरेक्ट सेलिंग में हमें लोगों का बिजनेस है तो हमें लोग चाहिए, और इंडिया में लोगों की कमी नहीं है। पॉपुलेशन में हम दुनिया में नंबर 1 है इस टाइम पे। अगर हम ग्लोबल सेल्स की हम बात करें, सो जो हमारी एशिया पैसिफिक रीजन है जो यहाँ पे हाईलाइटेड आप देख सकते हैं, इस रीजन में सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग में इंडस्ट्री में ग्रोथ हो रही है पूरी दुनिया में। और इस इंडस्ट्री और इस पर्टिकुलर रीजन में इंडिया है, और इंडिया पॉपुलेशन में नंबर 1 पोजीशन पे है। राइट, 44% की ग्रोथ है यहाँ पे, जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है टोटल डायरेक्ट सेलिंग को वर्ल्ड लेवल पे, वो है एशिया पैसिफिक। अब डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री ग्लोबल स्केल पे किस तरीके से जा रही है, 2021 में ये 186 बिलियन था, 2022 में ये आगे बढ़ा 2023 हो गया। इस तरीके से ये ग्रोथ करते हुए 2025 तक $280 बिलियन हो गया। जैसे 2030 तक ये $322 बिलियन की मार्केट बन जाएगी।
अब इंडिया की अगर हम बात करें यहाँ 2021 में इसका था जो इंडिया में बिजनेस था वो 19,020 करोड़ का बिजनेस था। 2022 में वे 26,852 करोड़ का हुआ। 2023 का अभी फिगर्स नहीं आए, 2024 का आएगा नेक्स्ट ईयर। अगर 2025 की बात करें फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट, ये 64,500 करोड़ तक पहुंचने वाला है। और ये एक ऐसा बिजनेस है सारी दुनिया में फैला हुआ है। ऐसी दुनिया में कोई भी कंट्री नहीं है जहां पे डायरेक्ट सेलिंग नहीं हो रही है। डायरेक्ट सेलिंग हर कंट्री में पहुंचा हुआ है। ग्लोबल स्केल पे अगर हम देखें तो आज के टाइम पे मतलब 2022 तक ये स्टैटिस्टिक्स था कि 114 मिलियन लोग इसमें इन्वॉल्व है डायरेक्ट सेलिंग में। ये मैसिव नंबर्स हैं जो हर साल ग्रो कर रहे हैं। अब इंडिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, इंडिया आज के टाइम पे 11 नंबर पोजीशन पे है, विच इज अ वेरी गुड नंबर। और इंडिया आगे चल के मतलब जब 2019 की अगर मैं बात करूं उस टाइम पे इंडिया का पोजीशन 15 था, धीरे धीरे ये बढ़ता हुआ 2024 में 22 में ये 11th पोजीशन पे आ चुका है। और आने वाले टाइम पे हम विद इन 10 टॉप 10 होंगे और हो सकता है और ज्यादा इसमें हमारी रैंकिंग बढ़े। अगर रिसेंट टाइम की हम बात करें, आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे ऐसी जगह यानी इंफॉर्मेशन है कि रिसेशन टाइप चीजें आने वाली है, क्योंकि एक यानी देखा जाए मार्केट में न्यूज़ है उस तरीके से कि एक स्ट्रॉन्ग रिसेशन आने वाला है आगे। अनसर्टेन है बट उस हिसाब से देखा जाए तो ले ऑफ जिस तरीके से हो रहा है, मतलब जॉब कट्स जिस तरीके से हो रहा है। रिलायंस ने रिसेंटली 42,000 एम्प्लॉयज को निकाला है, राइट। उस तरीके से डेल ने 2 बार, मतलब पहले निकाला था करीबन 12,000, अब निकाला फिर उसने 12,500, मतलब 24,500 एम्प्लॉयज को वो निकाल चुका है 2 बार में, राइट। इस तरीके से ले ऑफ मार्केट में चल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी डाउन साइजिंग या रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पे ऐसी चीजें मार्केट में चल रही हैं जो कि अनसर्टेन है। इसे हम बोलते हैं वुका वर्ल्ड। वुका वर्ल्ड मतलब वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी और एम्बिग्युइटी बहुत सारा है मार्केट के अंदर। ग्लोबल स्केल पे बहुत सारी चीजें हो रही है, जैसे मास ले ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिक स्लो डाउन की बात चल रही है इस टाइम पे। मे भी एक पैंडेमिक इज लूमिंग, में पैंडेमिक आने वाला है हमें नहीं पता, बट बहुत सारी ऐसी ग्लोबल न्यूज है इस टाइम पे, है ना। ग्लोबल पॉलिटिकल जो भी चीजें होती है तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे भी आता है और हमारे कंट्रीज में भी उसका होता है। अनएम्प्लॉयमेंट एक बिगेस्ट कंसर्न है जो कि इंडिया में भी है और बहुत सारे कंट्रीज में है। उसके बाद और एक आता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि पैंडेमिक का आपने देखा होगा, लोगों को जितनी सैलरी मिलती थी कंपनी ने फिर उस टाइम पे उनकी सैलरियां कम कर दी, बाद में फिर उनको उसी सैलरी पे रखा या उससे नीचे भी चले गए। इसका मतलब यह है कि आपकी काबिलियत है लेकिन आपको कंपनी उस तरीके से पेमेंट नहीं दे रही। दैट इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट। ऐसे बहुत सारे अनसर्टेनिटीज है मार्केट में ना। व्हाई इंडिया, इंडिया में इतना ह्यूज अपॉर्चुनिटी क्यों है, इसके बारे में अगर हम देखें सो इंडिया का जैसे हम बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में कहा जाता है कि ये 2022 में इसका रेवेन्यू पहुंच गया था 26,852 करोड़, राइट। फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, पॉपुलेशन 140 करोड़ की जनता है, पॉपुलेशन की कोई कमी नहीं है, लोगों की कोई कमी नहीं है, राइट। एवरेज मीडियन एज क्या है इंडिया की? 28 ईयर्स, राइट। यंगेस्ट कंट्री है, यानी 28 ईयर्स के लोग यहाँ पे हैं और आने वाले टाइम पे ये और यंगर बनता जाएगा हमारा एवरेज मीडियन एज, है ना। ह्यूज अनटैप पोटेंशियल है इंडिया में क्यों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि ग्रोइंग मिडिल क्लास जो सेगमेंट है वो ग्रो कर रही है, right? 25 करोड़ है और हो सकता है आने वाले टाइम पे ये और ज्यादा ग्रो भी करे। और इंडियन की अच्छी बात ये भी है कि इंडिया में जो डिस्पोजेबल इनकम है हर साल बढ़ता हुआ जा रहा है। और जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन है वो नए टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट भी करती है। इसीलिए अगर आप ध्यान दें, ग्लोबली जितने भी बड़े बड़े कंपनियां हैं वो इंडिया के ऊपर टारगेट कर रहे हैं इस टाइम पे कि इंडिया में कैसे हम बिजनेस को एक्स्टेब्लिश करें। और इंडिया में टियर 2 और टियर 3 सिटीज में बहुत ह्यूज पोटेंशियल है ग्रोथ का। और हमारे डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री के थ्रू हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम इस इंडस्ट्री में आराम से इजीली कर सकते हैं। और क्योंकि हम भाग्यशाली हैं कि हम इंडिया में पैदा हुए हैं और इंडिया में और हमारा बिजनेस का सबसे बढ़िया स्कोप है इस टाइम पे। अगर मैं हम एनर्जी की बात करें यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में तो सबसे बड़ी बड़ी बात यह होती है, सबसे बड़ा आपका एक बेहतरीन प्रोडक्ट होना चाहिए और एक बेहतरीन बिजनेस प्लान, जो दोनों चीज हमारे पास किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए ये दोनों चाहिए, राइट।
एक सिस्टम, एक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारे पास है और एक पैटेंटेड बिजनेस प्लान है हमारे पास जो कि सिस्टम है, राइट। और प्रोडक्ट क्या है हमारा? प्रोडक्ट एक हाई टिकट वैल्यू है। अगर मैं कैंगन की बात करूं, वाटर एनर्जी की दुनिया में इससे महंगी तो कोई भी नहीं है, द बेस्ट एंड द एक्सपेंसिव वन। सो हाई टिकट वैल्यू, मेहनत उतनी ही लगनी है। अगर हम हाई वैल्यू प्रोडक्ट के ऊपर मेहनत करेंगे तो उस तरीके से हमारी इनकम भी आएगी। रिसेशन प्रूफ हमने देख चुके हैं कि पीछे पैंडेमिक के टाइम पे एक ऐसा रिसेशन का पीरियड था, लेकिन फिर भी उसी टाइम पे हमारी ग्रोथ हुई थी। बहुत सारे मैंने सेमिनार्स में, बहुत सारी जगहों पे, मैंने वेबिनार में भी इस चीज को कहा है कि हमने ग्रोथ इसमें देखी है 2020 के बाद से रैपिडली ये ग्रो कर रहा है। जब महीने के उस टाइम पे पैंडेमिक से पहले 1000 1500 यूनिट सेल होता है, आज के टाइम पे कैंगन मशीन 5000 से ज्यादा यूनिट सेल होता है पर मंथ। सो ग्रोथ इज देयर, राइट। ग्रोइंग इंडस्ट्री है, जैसे हमने अभी देखा। एंटरप्रेन्योरशिप, आप स्टार्ट कर सकते हैं एज अ बिजनेस इसको, और इंडिविजुअली इस बिजनेस को रन भी कर सकते हैं, और लोगों के साथ मिलकर इस बिजनेस में तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी होगा। रिजेक्शन हैंडलिंग, क्योंकि इस बिजनेस में आप लोगों से मिलते हैं, इसका मतलब यह है कि लोगों से रिजेक्शंस भी आएगा। और अर्ली स्टेज पे अगर आप बिजनेस में रिजेक्शन आता भी है तो वो रिजेक्शन आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है। मैं ये बोलता हूं कि हमारे जो यंग जनरेशन है, जो यंग पॉपुलेशन है, जो ग्रेजुएट है, राइट, वो भी इस इंडस्ट्री में अपना स्टार्ट करें बिजनेस अपना, यानी जर्नी को स्टार्ट करें। क्योंकि इनिशियल लेवल पे अगर वो रिजेक्शन को हैंडल कर देते हैं तो फ्यूचर में वो बहुत स्ट्रांग बनते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट बनते हैं। क्योंकि कुछ लोगों में ना एजुकेशन लेके आते हैं और जब एक्चुअल में काम होता है या बिजनेस करते हैं, रिजेक्शन हैंडल नहीं कर पाते, राइट। ये बहुत अच्छी चीज सिखाती है यहाँ पे हमें डायरेक्ट सेलिंग में। और स्किल्स डेवलप तो वैसे ही हो जाते हैं, क्योंकि आपको सेल्स के स्किल्स बेस में आ जाएंगे, राइट। कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो जाएगी, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि इंटरपर्सनल स्किल्स भी आप जानते हैं, लोगों से किस तरीके से बात करना है, क्या बात करनी है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना, ये भी सीख जाते हैं, जो कि एक बिजनेसमैन को चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर को ये सारी चीजें सीखना चाहिए, जो आपको ये इंडस्ट्री फ्री में सिखाती है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो आपके मेंटोर होंगे, ये इनिशियल लेवल पे आपकी हैंड होल्डिंग करते हैं आपको इस बिजनेस में ग्रोथ के लिए। एज ए स्टार्टअप भी आप इसको ले सकते हैं, मतलब आप चाहें तो इस बिजनेस के लिए आप छोटे सा कोई जगह पे आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, एक एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं, छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक माइंडेड पीपल के साथ भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। यू कैन अनम्यूट नाउ। Excellent session, Vibhu sir. थैंक यू सो मच। Wonderful session, sir. थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? आपका सेशन सुन के कुछ थोड़ा जिल सा आ गया सर, दिल में कुछ काम करने का उमंग आ गया। सर आप तो डेमो किंग बन गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू नहीं यू। सर, नहीं सर, राइट, उसका तो एंड सपोर्ट एक चाहिए और था। बात। हाँ हाँ बताएं। सर सपोर्ट तो मिला प्रिया मैम से और सॉरी सॉरी सुजाता मैम और संतोष सर से। वो लोग जी दोनों जी। ने मुझे बहुत सपोर्ट किया सर। नहीं यस। तो थोड़ी मैं कर पड़ता था सर। यस। अपलाइन का तो सपोर्ट ही चाहिए ना। बिल्कुल। बहुत टाइम मेरे साथ है, एनी टाइम। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इस इंडस्ट्री में बहुत सारा पोटेंशियल है, हमें बस काम करने की जरूरत है, हमें डेडिकेशन के साथ इस बिजनेस में काम करना है और लगे रहना है। रिजेक्शन से हमें डरना नहीं है। रिजेक्शन आएंगे, आप कोई भी काम करें उसमें रिजेक्शन आएंगे, फिर भी हमें इस बिजनेस में डट के रहना है, क्योंकि बहुत सारा पोटेंशियल है, बहुत सारा इनकम हम जनरेट कर सकते हैं, है ना। यस सर। सो ओके सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।